नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन की बहाली पर सियासत कर रही हैं। गुजरात का चुनाव हुआ या फिर हिमाचल प्रदेश, हर तरफ पार्टियां अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन की बहाली पर राजनीति कर रही हैं। बात पेंशन कर्मचारियों से जुड़ी है, जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है, और इसे लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां पेंशन स्कीम को हथियार भी बनाए हुए हैं। चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के वादे के चलते जो दूसरे राज्य हैं वो भी प्रभावित हैं। इसलिए अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम से बदला गया था। ये बात भी गौरतलब है कि राज्य सरकारों ने खुद ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाकर नई पेंशन व्यवस्था अपनाई थी। ऐसे में मुद्दा आपका में आज हम समझेंगे और बात करेंगे पुरानी और नई पेंशन स्कीम के बारे में, इनके अंतर को समझेंगे, क्या बदलाव हुआ है ये जानेंगे, आखिर क्यों पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद किया गया और क्यों इसे अब वापस लागू करने की मांग की जा रही है, केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है, पुरानी पेंशन योजना अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों के लिहाज से क्या कहती है, नई पेंशन स्कीम से आखिर क्या है एतराज। तमाम जो ये पहलू हैं इन पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुभमोय भट्टाचार्य जी, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड के। शुभमोय, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। आनंद सिंह भल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद सिंह जी। इसके अलावा मेरे साथ कविम भटनागर जुड़े हुए हैं, जो कि पेंशन इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है कविम भटनागर जी। और शुरुआत कविम जी आप ही से करूंगी और बेसिक समझेंगे। सबसे पहले, क्या थी पुरानी पेंशन योजना और पुरानी पेंशन व्यवस्था से कितनी अलग है नई व्यवस्था? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पुरानी पेंशन योजना किस प्रकार की थी। जैसा आपने पूछा, पुरानी पेंशन योजना में यह होता था कि जो भी कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार में आता था, डिपेंडिंग की कौन सी गवर्नमेंट में है, उसको जब वो 60 की उम्र में या 58 जिस वर्ष में भी रिटायरमेंट होता है, उस रिटायरमेंट की उम्र में जब वो रिटायर होता था तो उसकी जो पेंशन थी वो डिपेंड करती थी कि उसने कितने वर्ष की नौकरी करी, क्या उसकी आखिरी सैलरी थी, उसके आधार पर उसकी एक पेंशन की गणना की जाती है। अब हुआ ये था कि जब से वो ज्वाइन करा था, अंतिम दिन तक उसके खुद के तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड के लिए नहीं किया गया। सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार का पेंशन कंट्रीब्यूशन उसके लिए नहीं किया जा रहा था। ये ओल्ड पेंशन योजना है। तो जब वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन कौन देगा? सरकार देगी। तो कहां से देगी? कोई फंड उसके लिए क्रिएट नहीं किया गया था। अब ये पेंशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है, और सरकार यानी कि हम और आप, यानी कि जिसने भी टैक्स पे किया है उसकी बनती है। साफ शब्दों में अगर कहें कि जब मैं 60 की उम्र में जाके रिटायर होऊंगा तो जो लोग अभी 20, 25, 30, 40, 50 की उम्र में हैं और अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, उनके टैक्स को यूज करके मुझे पेंशन दी जा रही है 60 से लेकर के जब तक मैं जीवित हूं, और फिर मेरी परिवार को भी दी जाएगी, मेरी पत्नी को, एज फैमिली पेंशन। तो हो सकता है कि ये कुल पेंशन 30-40 साल तक मेरे को और मेरी पत्नी को मिले। लेकिन क्योंकि मैंने किसी प्रकार का फंड अपनी तरफ से क्रिएट नहीं किया था, तो जो टैक्स पेयर का इनकम है, जो टैक्स पेयर के टैक्सेस हैं, या जो भारत सरकार की, राज्य सरकारों की आय है, उस इनकम से ये पे किया जा रहा है। अगर इनको साफ शब्दों में कहें तो बेटा या पोता अपने दादाजी को पेंशन दे रहा है। जब दादाजी खत्म हो जाएंगे तो बेटा बड़ा होगा तो उसका बेटा जो रहेगा वो पेंशन देगा। यानी कि एक तरह से क्रॉस जनरेशन सब्सिडी है। ये पेंशन योजना तब तक ठीक है जब टैक्स पे करने वाले लोग काफी ज्यादा हैं, टैक्स काफी कलेक्ट अच्छा हो रहा है, इनकम बहुत अच्छी है, और जो 60 के ऊपर हैं वो बिल्कुल गिने चुने लोग हैं। लेकिन भारत में और पूरे विश्व में अगर हम देखें तो जिसको कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन हमारी अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है। जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन 25 से 30 थी वो अब 40-45 हो जाएगी। या ये समझें कि 2050 में भारत की जो वरिष्ठ नागरिकों की संख्या है, यानी कि 60 के ऊपर वालों की संख्या, वो लगभग 32 करोड़ तक आ जाएगी। अब 32 करोड़ इज अ ह्यूज नंबर, मतलब कई देशों की पॉपुलेशन अगर आप जोड़ें तो वो पॉपुलेशन बनती है जी। तो अब जब ये 60 के ऊपर के कोहर्ट बढ़ते जाएंगे, कई कारण हैं, जैसे हेल्थ का एक कारण है, लॉन्जेविटी एक कारण है, और
जो हमारे जो पॉपुलेशन रेट है ग्रोथ का वो कम होता जाएगा, तो ये 60 के ऊपर वाले बढ़ते जाएंगे और 60 के नीचे जो पे करने वाले हैं वो कम होते जाएंगे। ठीक है। ऐसी स्टेज में एक समय आ सकता है भारत में या सिर्फ विश्व में भी कि पेंशन लेने वाले ज्यादा हैं। आज की तारीख में है ये, भारत में डिफेंस सर्विसेज में पेंशन लेने वाले ज्यादा हैं और डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो कम है। लेकिन डिफेंस एक अपवाद है क्योंकि उसमें एज ऑफ रिटायरमेंट जल्दी रहती है। लेकिन हम सरकार की बात करें तो सरकार में भी अब हम 0.7 या 0.8 तक रेशियो में पहुंच चुके हैं और यह समय दूर नहीं है कि जब एक रिटायर्ड कर्मचारी के पीछे एक एम्प्लॉय ही बचेगा और अगर इस एक एम्प्लॉय ने पेंशन में कंट्रीब्यूशन कम दिया है तो इस रिटायर्ड वाले बंदे को पेंशन कम हो जाएगी। तो एक तरह से डेमोग्राफिक्स यानी उम्र और दूसरी तरफ से भारत की फिस्कल सिचुएशन, इन दो सिचुएशंस को देखते हुए ये रियलाइज किया गया कि इस प्रकार की जो पेंशन योजना है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना पोंजी स्कीम, पोंजी स्कीम मतलब आप निकलो तो दूसरा वाला पे कर दे, जब दूसरा निकले तो तीसरा वाला पे कर दे। इस प्रकार की योजना को भारत सरकार ने जब रियलाइज किया कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, सस्टेनेबल नहीं है, तो 2003 में अनाउंसमेंट किया गया और 1 जनवरी 2004 के बाद में इस योजना को बदला गया। अब बदल की योजना जो आई उसका सबसे पहला प्रिंसिपल ये था कि जिस समय मैं सरकार में ज्वाइन करूं जी, उस टाइम से ही मैं अपने बुढ़ापे की तैयारी करता चलूं, यानी मेरी सैलरी में से 10% का कंट्रीब्यूशन सरकार को मैं पेंशन कंट्रीब्यूशन करूं और साथ ही साथ सरकार भी इक्वल अमाउंट 10%, अब 14 हो गया है, सरकार भी इतना कंट्रीब्यूशन करे, नॉट बिकॉज कि वो सरकार है बट क्योंकि वो एक तरह की एम्प्लॉयर भी है। तो सरकारी लोग जो भी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में ज्वाइन किया और अलग अलग तारीखें हैं राज्यों के लिए भी, जो भी उसके बाद में ज्वाइन करता है उसको नवीन पेंशन योजना, न्यू पेंशन सिस्टम में दिया गया जिसमें वो अपनी पेंशन खुद कंट्रीब्यूट करेगा, सरकार कंट्रीब्यूट करेगी और ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म पीएफआरडीए पेंशन फंड नियामक के थ्रू, उसको एक पेंशन फंड इन्वेस्टर मैनेजमेंट के थ्रू उसको इन्वेस्ट किया जाएगा और ये आपके 60 साल की उम्र तक चलता जाएगा। कंट्रीब्यूशन आपका फंड बढ़ता जाएगा और 60 साल की उम्र के बाद जितना पेंशन आपके फंड में इकट्ठा हो गया है, जो कॉर्पस आपके फंड में इकट्ठा हो गया है, उस फंड से आपको पेंशन दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे पूर्व योजना में लोगों को मिलती थी अपने सैलरी और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस के आधार पे एक फिक्स्ड इनकम मिल जाती थी और वो हर 6 महीने में डियरनेस रिलीफ के साथ बढ़ती थी, 10 साल बाद वो शायद रैंक के हिसाब से भी बढ़ जाती थी। नवीन पेंशन योजना में एक फिक्स्ड कॉर्पस जब तक आपका 60 तक बना है सिर्फ उसी के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। उसमें अलग अलग तरीके हैं, 40% आपको एन्यूटाइज करना पड़ेगा, 60% आपको विड्रॉ कर सकते हैं, अगले 10 साल तक कर सकते हैं, वो अलग अलग तरह के उसमें प्रावधान किए हैं सरकार ने। लेकिन फर्क यहाँ पर इतना है कि पहली पुरानी योजना में बिना कॉन्ट्रीब्यूशन करे, बिना पैसा दिए मेरी तरफ से या सरकार की तरफ से हमें मुफ्त में एक तरह से देखा जाए तो पेंशन मिलती थी, क्योंकि जो बाद में आते थे वो टैक्स पे करके हमारे को पेंशन देते थे। और ठीक है कविम जी, मोटे तौर पर आपने अंतर बताया और आनंद सिंह जी जैसे बताया कविम जी ने कि डेमोग्राफिक और फिस्कल सिचुएशन ये दो बड़ी वजह थी जिस वजह से पुरानी पेंशन योजना की जगह नई पेंशन योजना लाई गई। आपकी नजर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर और क्या कुछ चिंताएं थी? और सबसे बड़ी बात है कि 1998 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा परियोजना यानी ओएसएस के लिए एक रिपोर्ट कमीशन की थी। सेबी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष के तहत एक विशेषज्ञ समिति ने जनवरी 2000 में रिपोर्ट पेश की थी। ओएसएस परियोजना सरकारी पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए नहीं थी। इसका जो मूल उद्देश्य था, मकसद था, वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा पर एक तरह से लक्षित था। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब नई पेंशन योजना की बात हुई उसके पहले किस तरह का मंथन चला, किस तरह का विचार हुआ और कितनी गहराई से यह विचार किया गया तब ये पॉलिसी में चेंजेस किए गए? शुरू में जब हमारी उम्र के लोग सरकार ज्वाइन करते थे तो ये एक वन ऑफ द कंपेंसेशन पैकेज होता था कि आपको 60 साल 58 इयर्स पहुंचने पे आपको पेंशन मिलेगा। और हमारी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था उस कोई कॉर्पस बनाने के लिए, जैसे भटनागर जी ने बहुत अच्छा समझाया। इसके साथ दिक्कत ये हुई
कि लोगों की एक तो लॉन्जिविटी बहुत बढ़ने लगी, अब एवरेज एज हमारे 75-80 तक लोग जाने लगे, और ये इसका फिस्कल बर्डन स्टेट्स लोग को बेयर करना बहुत ही मुश्किल हो गया। स्टेट्स के जो टैक्स रेवेन्यू थे उसका बहुत ही लार्ज हिस्सा पेंशन में जाने लगा। तो ये रियलाइज किया गया भारत में भी कि ये फिस्कली सस्टेनेबल नहीं है, और दुनिया भर में देखा गया कि दुनिया भर में ये पेंशन सिस्टम होता है, उसको कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ हो। जैसे न्यू पेंशन सिस्टम में 10% हमारी बेसिक आय का हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको एक कॉर्पस फंड फिर उसको इन्वेस्ट करता है। सो दुनिया भर में यही प्रथा है, यही प्रचलन है। बट भारत में बिकॉज हम शुरू शुरू में इंडिपेंडेंस मिला था, हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग थी, लोगों को सोचा गया कि सरकारी नौकरी में कुछ ज्यादा इंसेंटिव देनी चाहिए तभी अच्छे लोग आएंगे। तो ये पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पेंशन पाने वाले को, भटनागर जी ने ठीक है, वो उनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता है, एंड न्यू पेंशन सिस्टम में उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बट ये बिल्कुल सही बात है कि ये फिस्कली सस्टेनेबल नहीं है। जो सरकारों की अगर टैक्स रेवेन्यू देखी जाए, उसका बहुत ज्यादा हिस्सा पेंशन में ही चला जा रहा है। आर्मी में तो जा ही रहा है, वो अलग बात है, उस सिविलियंस में भी जा रहा है। तो ये 2003 में एनडीए सरकार ने रियलाइज किया कि ये बात चलने वाली नहीं है। तो इन कीपिंग विद दुनिया भर में जो पेंशन सिस्टम थे उनके नजर रखते हुए ये न्यू पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, बट हमें सबको मालूम है कि पॉलिसी मेकिंग इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, वो पॉलिटिक्स भी बड़ी चीज है। तो कई इंडियंस को, कई भारतीयों को ये वो रिस्क अवर्स होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें और उस कंट्रीब्यूशन को फिर कोई फंड मैनेजर इन्वेस्ट करे जिसका रिटर्न उन्हें मिले। उनको आदत है पुराने तरह की कि भाई सरकार, माई बाप बैठी हुई है, वो उनको पैसा देता रहे। तो ये तो गलत बात है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कहा भट्टागर जी ने, ये फिस्कली सस्टेनेबल नहीं है। बट मैं फिर से कहूंगा कि नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स। गुड पॉलिटिक्स, गुड इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑलवेज गुड पॉलिटिक्स। बिल्कुल। एंड पॉलिसी मेकिंग तो अल्टीमेटली इज अ मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, जहां पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप देखेंगे कई स्टेट सरकार, राजस्थान, झारखंड वगैरह, फिर वापस चले गए ओल्ड पेंशन सिस्टम में, बिकॉज लोगों के काम करने वालों की यही पुकार रह रही है कि हमें पुराना ओल्ड पेंशन सिस्टम चाहिए, जहां हम कुछ नहीं करेंगे और हमें पैसा मिलेगा। बट ये क्या होना चाहिए आगे, क्या इसकी रुझान होगा, ये हमें आगे देखना है। बट आई विल अगेन एम्फसाइज कि गुड इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑलवेज गुड पॉलिटिक्स, एंड पॉलिसी मेकिंग इज अ लॉट अबाउट पॉलिटिक्स आल्सो। ठीक है। शुभम भाई, जैसा अभी आनंद जी भी कह रहे हैं कि अच्छा अर्थशास्त्र अक्सर अच्छी राजनीति नहीं होता, अगर इसे हम हिंदी में समझें, तो क्या ये एक बार फिर से सही साबित हो रहा है? और बार बार जिस फिस्कल सिचुएशन की बात हो रही है, तो एक आंकड़ा अगर हम देखें तो पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। 1990-91 में केंद्र सरकार का जो पेंशन बिल था वो 3,272 करोड़ रुपए था, और सभी राज्यों के लिए कुल व्यय 3,131 करोड़ रुपए था। 2020-21 तक केंद्र सरकार का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया, और राज्यों के लिए 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया। यानी वित्तीय बोझ कई गुना बढ़ा है सरकारों पर। क्या है पेंशन को लेकर सरकार का कमाई और व्यय का अर्थशास्त्र? और अगर राजनीति के चश्मे को हटाकर देखें तो क्या अर्थशास्त्र का विजन क्लियर है? मांग एम्प्लॉयज की है या दलों की है? कैसे समझें इसे? प्रीति जी, 1,58,000 इतने अरब, इतने करोड़ लोग को नहीं समझते हैं। बात सीधी सी बात है, भारत सरकार में या राज्य सरकारों में जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में लोगों से कहीं ज्यादा आय करते हैं लोगों के पैसे पे। और पेंशन, जैसे कविन भटनागर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, ये जो ड्यू उनकी वो लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, इसका मतलब है भारत का सबसे ज़्यादा गरीब, एक ठेले वाला, एक रिक्शा वाला, एक मजदूर, वो भारत सरकारी कर्मचारी का बुढ़ापे का संरक्षक होगा। ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? आनंद भाई जी कह रहे थे कि गुड पॉलिटिक्स नहीं है, बट मैं कहता हूँ ये कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये इसलिए आया है कि बहुत सारे दलों को जब एक सब्सिडी देने का
एक होड़ चल पड़ा है, और जिस होड़ में कि भाई हम हर तरह का सरकारी कर्मचारी को हर तरह का चीज़ फ्री में आवंटन करेंगे। एक तरफ अब पंजाब में देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिनको ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े कृषकों को पानी वेस्ट कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है फ्री में। ठीक उसी तरह से ये भी एक और चीज़ क्या है कि भाई हम लोगों से पेंशन के लिए उनसे सब सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, और किन लोगों से? जो लोग दे सकते हैं, जो समाज के सबसे ऊंचले वर्ग में हैं, इनके पास पैसा है, लेकिन इनसे हम मांग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के पास कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। उनसे पैसे लेकर हम जिस अमीर लोग हैं उनमें पैसा देंगे। ये कहाँ का राजनीति है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सबसे, जिसे मैं कहता हूँ सबसे रिविजनिस्ट टेंडेंसी है। जैसे भटनागर जी बता रहे थे कि आने वाले तबकों में हम जब कह रहे हैं कि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ेगा, और इसके एक बहुत बड़ा भारत में एक ही बारी का संभावना है, करीब 2-2.25 दशक तक का। जब हम कर्म करने वाले जो लोग हैं, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनकी तादाद बढ़ी रहेगी, डिपेंडेंस की संख्या कम होगी। इसलिए उसके बाद में जाके क्या होगा, वो भयंकर स्थिति का तो अभी सिर्फ नंबरों में चल सकता है। लेकिन हम अगर मोटे हिसाब से देखें कि सारे इलाकों से अभी भारत में अगर ये पेंशन स्कीम को हम रद्द करके, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके हम ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएं, तो मतलब ये होगा कि भारत में जितने डेवलपमेंट वगैरह की बात है उसका भरपाई कौन करेगा? हम कह रहे हैं कोविड से चलते हुए हमारे देश में बहुत आर्थिक क्षति हुआ है, और ख़ासकर गरीबों को, माइग्रेंट लेबरर्स को, उन पर चोट पहुंचा है। उनके लिए कौन पैसा देगा? सरकारी कर्मचारी तो देंगे नहीं। सरकारी कर्मचारी, इनफैक्ट आपको याद होगा प्रीति जी, पिछले साल लड़के सुविधा ले लिए कि हम डीए उनका जो स्थगित किया गया था, डीए रुका नहीं गया था, सिर्फ बोला गया था डीए भाई जितना चल रहा है आपका डीएनएस अलावेंस, मुद्रास्फीति के साथ चलते हुए पैसा, वो एक्स्ट्रा पैसा आपको रिविजन नहीं कर पाएंगे, जितना चल रहा है उतना ही चलने दीजिए। वाजिब है। भारत के बाकी सारे जगहों में जो बाकी सारे गरीब हैं उनके लिए तो ये डीए का कोई संभावना ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि नौकरी जाने की, तो उनके लिए तो वो मानदंड हो गया यहाँ पे। लेकिन डीए के लिए सरकारी कर्मचारी ने लड़ाई करके क्या कर लिया कि नहीं जी, हमारा जो डीए का जो एरियाज था वो कम से कम ना दो, अभी नया फिर से शुरू कर दो डीए इन्फ्लेशन के साथ स्टेबल करके। तो ये तो एक जिसे कहते हैं प्रेशर पॉइंट टैक्टिक्स है। जैसे हम बात कर रहे थे एयर इंडिया में कि एयर इंडिया चलाते जाएंगे, लेकिन एयर इंडिया में लॉस चाहे जितना भी हो, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जी, सरकारी कर्मचारी हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को लिए सोचने का। ठीक जिसी तरह से बैंकों में, वित्तीय इंश्योरेंस निगमों में ऐसे कंपनियां बहुत सारे हैं जिन कंपनियों की खास कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों चलाना है? क्योंकि हमारे प्रेशर बनते हैं, हम रास्ते में जाके हल्ला कर सकते हैं, और इसीलिए इनके लिए भरपाई करना है। तो मैं तो सोचता हूँ कि जैसे राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ वगैरह जो सरकार कर रहे हैं, उनकी तो केंद्रीय अनुदानों से कट होनी चाहिए कि भाई आप जितना आपको फिस्कल सब्सिडी देना है तो उसकी भरपाई आप खुद से कीजिए। देश के जो गरीब हैं, सबसे गरीब जो लोग हैं, उनसे ये पूछा जाए कि भाई आप देना चाहते हैं सरकारी मुलाजिम के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि उनके वो भी जब गुजर जाएंगे, उनके बीवी के लिए वो पैसा रहेगा, स्पाउस के लिए पैसा रहेगा, फैमिली पेंशन, वो भी कहाँ से आएगा? इन्हीं पैसे से आएगा। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई गुड पॉलिटिक्स भी चीज़ है, अर्थव्यवस्था की वजह से हो, पॉलिटिक्स की वजह से हो, ये एकदम ही जिसे कहते हैं नकारात्मक एक स्टेप है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में इसका जो गंभीर असर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 2004 से अब तक देखें तो वो 20 साल भी पूरे नहीं हुए, और आने वाले समय में जो असर जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं वो परिणाम देखने को हमें मिल सकते हैं। कविम जी, आपकी नज़र में और क्या टेक्निकल पहलू हैं दोनों स्कीम को लेकर जिन पर बात ज़रूरी है? और अगर जैसा अभी हमसे आनंद जी ने भी कहा कि दूसरे समान अर्थव्यवस्था वाले देशों के उदाहरण को अगर समझा जाए तो बाकी देशों में किस तरह की व्यवस्था है पेंशन को लेकर? देखिए, बाकी देशों में जो प्रकार की पेंशन है उसमें एक हाइब्रिड तरह की पेंशन होती है। हाइब्रिड तरह की पेंशन में, जैसे आपने बताया, डिफाइंड बेनिफिट एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन दोनों रहता है। मतलब आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दीजिए, और जो पेंशन आपको मिलेगी वो भी एक तरह की आपको डिफाइंड मिलेगी, अमाउंट आपको फिक्स रहेगा कि कितनी पेंशन मिलेगी। यहाँ
भारत में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में लोगों को एक प्रकार की गलतफहमी पैदा करी जा रही है कि पेंशन योजना समाप्त कर दी है सरकार ने। एक तरह का ये पॉपुलिस्ट नारा लगा है कि सरकार ने 2004 के बाद पेंशन समाप्त कर दी है। पेंशन समाप्त नहीं करी है, पेंशन योजना को परिवर्तित किया है, सिस्टमिकली उसको चेंज किया है डिफाइंड बेनिफिट से, यानी कि जो फायदा मिलता है उससे, उसकी बजाय डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से। ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो ये एक तरह की हाइब्रिड पेंशन है। अब आपने कहा कि नवीन पेंशन योजना में भी किस तरह से, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि अभी भी थोड़ी सी खामियां हैं। नवीन पेंशन योजना जो भारत ने चालू करी है, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें भी हमें कई तरह से इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो रादर देन गोइंग बैक कि हम पुरानी वाली योजना को वापस लाएं, हमें यह देखना चाहिए कि नवीन पेंशन योजना जो है उसमें लोगों को क्या खतरा है, किस प्रकार का लोगों को रिस्क लग रहा है, उस खतरे को हम कम करें, लोगों की उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और अगर हमारे को कुछ प्रोडक्ट्स में मामूली से परिवर्तन करने हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, नई पेंशन योजना में यह है कि 60 की उम्र के बाद आपको 40% एन्यूटाइज कराना पड़ेगा। अब एन्यूटीज जो है ग्लोबली अगर हम देखें बहुत कंजर्वेटिवली प्राइस रहती हैं, भारत में भी एन्यूटी कंजर्वेटिवली प्राइस्ड है। इवन आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो एन्यूटीज में आपको 60 की उम्र के बाद में लगभग 5 से 5.5% के रिटर्न्स आ रहे हैं। जबकि यानी कि अगर आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया है तो आपको 5.5 लाख के लगभग उसमें पेंशन मिल सकती है साल भर की। लेकिन ये एक चीज और इसमें ध्यान देनी होगी कि ये जो कॉर्पस आपका है नई पेंशन योजना में, ये पूरा का पूरा कॉर्पस आपके बाद, आपके फैमिली पेंशन के बाद भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा नहीं था। तो नई पेंशन योजना में भी कुछ फायदे हैं। जो खामियां मैं आपको बता रहा था कि एन्यूटी देने की बजाय हम ये भी सोच सकते हैं कि हम एक प्रकार से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इंट्रोड्यूस करें एनपीएस में। इसका मतलब यह है कि जिस रेट के ऊपर हमारी ग्रोथ हो रही है, जैसे अभी फिलहाल हम अगर एनपीएस को देखें तो लगभग अलग अलग फंड मैनेजर्स हैं, तो 9 से लेके 12 12.5% तक की ग्रोथ हो रही है। तो इसी ग्रोथ को हम अगर सस्टेन करते हैं 60 की उम्र के बाद भी, तो इसी रेट पर अगर हम पेंशन देना शुरू करते हैं, 1-8% कम भी अगर रहती है तो फिर भी 7-8-9% के आसपास भी अगर हम पेंशन देते हैं तो एन्यूटी से तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी। एन्यूटी तो सिर्फ आपको 5 ही दे रही है। तो एन्यूटाइज करने की बजाय अगर हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करें तो एक तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम इंप्रूव करने के लिए ये भी देख सकते हैं कि अगर हम मानते हैं कि 60 से 65 या 70 की उम्र तक की पेंशन की इतनी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो अगर हमारी वो पेंशन फंड में ग्रो कर रहा है 11% पे, तो उसको ग्रो करने दीजिए। आप उसमें से 7-8% विड्रॉ करते जाइए, 4% फिर भी उसमें ग्रोथ होता रहेगा 70 के बाद तक, और 70 के बाद आप चाहें तो ज्यादा पैसा निकाल लें। मेरा मतलब यह है कि कुछ प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी हमको इस योजना में देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है कि लोगों को इसको समझना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी हमारे को बहुत जरूरी है, वित्तीय साक्षरता। ये मैं खुद एक सिविल सर्वेंट रहा हूं, लेकिन आई कैन एश्योर यू कि सिविल सर्वेंट्स को भी वित्तीय साक्षरता इतनी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये वित्तीय साक्षरता भी हमारे को किसी प्रकार से उनको देनी होगी, और प्रोडक्ट में कुछ प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देते हैं तो एनपीएस जो है वो इंप्रूव हो सकती है फर्दर, उसमें रिटर्न्स ज्यादा आ सकते हैं। तो जो लोगों को अभी खतरा लग रहा है कि भाई समय, जी माफ कीजिएगा रोक रही हूँ क्योंकि समय की कमी है, मुझे आनंद जी और शुभमय से एक कमेंट लेना है। आनंद जी, इसमें एक जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि सभी राज्य सरकारों ने खुद ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाकर नई पेंशन व्यवस्था अपनाई थी। केंद्र ने राज्य पर दबाव नहीं डाला था। क्या पॉलिसी अपनाई गई थी इसे लेकर, जल्दी से अगर आप बताएं। ये तो राज्य सरकारों ने खुद ही किया था, बट अब वो देख रहे हैं जो राज्य कर्मचारी, अब जैसे हिमाचल जैसे स्टेट में 70% राज्य कर्मचारी है, वो लोग अगर दबाव डालेंगे तो भाई इट इज ऑलवेज गुड पॉलिटिक्स की भाई उनकी बात सुनो। इकोनॉमिकली वी ऑल एग्री कि वो फिस्कली सस्टेनेबल नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, बट मे बी हमें कोई एक बीच का रास्ता अपनाना होगा बिटवीन द ओल्ड पेंशन सिस्टम एंड द न्यू पेंशन सिस्टम, जैसे भद्वाज जी बता रहे थे, एंड उसको लेकर के आगे चलना होगा। नो डिनाइंग कि इट इज फिस्कली इट इज नॉट पॉसिबल अब ओल्ड पेंशन सिस्टम में हम लोग फिर से वापस जाएं, ये तो बात ठीक नहीं है। बट आप जानते हो जैसे एक बार आदत हो जाए, एक बार सब्सिडी मिलने लगे, एक बार रिजर्वेशन हो जाए, उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखते हुए हमें इसको साक्षरता बढ़ानी होगी। एंड ये वो मार्गरेट थैचर हमारी प्राइम मिनिस्टर जो यूके की थी, अच्छा बोलती थी कि मैं तो केवल 20% टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करती हूँ, बाकी 80% टाइम्स उसको समझाती हूँ, उसको मार्केट करती हूँ।
तो ये बहुत जरूरी है कि पूरा ये पेंशन सिस्टम का जो डिबेट है लोगों में, आम आदमी को समझाया जाए, वर्कर्स को समझाया जाए, राजनीतिक को समझाया जाए, गवर्नमेंट सरकार को समझाया जाए और तब कोई डिसीजन ले। सब लोगों को साक्षरता बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और शुभमोय, आप भी मानते हैं भारत ही नहीं किसी भी देश में, जैसा अब कहा जा रहा है, अभी आनंद जी ने भी कहा, किसी भी देश में आर्थिक हो या सामाजिक जो सुधार होते हैं उसकी राह आसान नहीं होती। क्या ऐसा ही लगता है कि कुछ इसी तरह का नजरिया यहाँ भी दिख रहा है? और आपकी नजर में भी क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है? क्या जरूरत है कि फिर से मंथन हो पेंशन स्कीम को लेकर, नई और पुरानी व्यवस्था को लेकर, और एक बेहतर स्कीम सामने आए? प्रीति जी, पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करने से पहले 1998 का जैसे आपने जिक्र किया था, वहां से वहीं पे नहीं, उसके बाद से 6 साल तक मंथन चला था। ये कोई कम समय नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी में ही नहीं, हर राज्यों में भी इसके बारे में आलोचना चली थी। इसलिए मंथन का मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी हुई थी। इनफैक्ट पेंशन बिल को बार बार स्थगित किया गया था कि लोगों में अभी तक एक समझौता नहीं बना है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना है। इसलिए मुझे लगता है एक फाइनलिटी तो उसमें आनी चाहिए। हम अगर फिर से इसको ओपन करेंगे तो खतरा की शंका है, क्योंकि हर रिफॉर्म, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हर रिफॉर्म का रास्ता कठिन होता है, इसलिए फिर से बाकी सारे रिफॉर्म्स को अनपैक करना पड़ेगा। इसलिए कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, फिर तो हम किसी कोई चीज़ को भी हम आगे चल के लेकर नहीं चल सकते। मेरा मानना है कि हमें क्लियरली, खासकर जिस राजनीतिक दलों का ज़रूरी है, जिनके उनको देखना पड़ेगा, ये कहना होगा कि सरकारी मुलाजिम के लिए पैसा या देश के गरीबों के लिए पैसा क्या ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डिबेट को अगर उस तरीके से अगर फ्रेम किया जाए तो मुझे लगता है अपने आप ही रास्ता खुल जाएगा इस कठिन सवाल को हल करने के लिए। बिल्कुल जी। और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया। शुभमोय आपका, आनंद सिंह जी आपका और कविन भटनागर जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में, मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। तो जैसे हमने देखा भी कि अच्छा अर्थशास्त्र अक्सर अच्छी राजनीति नहीं होता। राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों में ही ये मुहावरा अक्सर कई तरह से तोड़ मोड़ कर सुनाया भी जाता है। फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर में जो चर्चाएं, जो राजनीति चल रही है, वो इसी मुहावरे पर मुहर लगाती दिख रही हैं। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।